करके गलती कर दी। हाँ, पोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अब इन दोनों को लेट अस स्टडी विद डाइल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है? ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, एक बात बताओ, कपा की मैंने कल डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या लिखवाई? 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड के बीच में एंड द एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यही लेते हैं क्योंकि हम रो के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, तो यही यूनिट बनती है। अब एक बात बताओ, ऑन डाइल्यूशन आयंस में क्या चेंज आता? आयंस इंक्रीजेस, यस, बट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेंगे? डिक्रीजेस, राइट? सो कप्पा के साथ क्या होगा? कप्पा डिक्रीजेस। क्यों? बताओ क्यों? मैंने बोला ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, आयंस आल्सो इंक्रीजेस, बट आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, राइट? क्योंकि हम कप्पा क्या बोल रहे हैं? कप्पा की डेफिनेशन क्या है? 1 by rho which is equal to 1 by r into L A into L, राइट? हम यही बोल रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको कह रही हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड शुड बी 1 सेंटीमीटर एंड एरिया शुड बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एक तरीके की वॉल्यूम नहीं होगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? इसलिए मैंने बोला आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। अगर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो कप्पा भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि कप्पा नंबर ऑफ आयंस को ही डिफाइन कर रहा होता है एक तरीके से। क्लियर? अब आता है मोलर कंडक्टिविटी। हमने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा? कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, राइट? ये क्या है? इसको मैंने एक और बोला था, एक और तरीके से लिख सकते हैं। व्हाट इज दैट? कप्पा इनटू, भाई मोलैरिटी क्या होता है? n अपॉन v इन 1000। अगर मैं 1000 यहाँ ले आऊं, यहाँ से उठा के, तो ये क्या बना? nv। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, राइट? अब एक बात बताओ, मैंने दोबारा यही बात बोलूंगी, मेरा अगर मैं यहाँ पे मोलैरिटी का ये फॉर्मूला यूज करूँ कि अब मैं कह रही हूँ नहीं, कैप एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम अपॉन एन, तो ये बोल रही हूँ, ठीक है? तो कैप आपका कप्पा क्या कर रहा है? कप्पा तो डिक्रीज हो रहा है, राइट? और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल तो कुछ होना ही नहीं चाहिए देखा जाए तो। अगर हम कहें कैप एम में ये चीज डिक्रीज कर रही है, दैट इज कप्पा, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। बट नंबर ऑफ मोल्स में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट बिटवीन 1 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ of the electrode and enough large area in which whole of the solution can get dissolved. मीन्स आपका इतना एरिया होना चाहिए कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो आप ले रहे हो जिस मोलैरिटी का, वो उसमें आ जाए। तो उस हिसाब से मोल्स तो बहुत ज्यादा हो गए ना। जब मोल्स इंक्रीज करेंगे आपके उस अकॉर्डिंगली, तो आपका कैपएम में इंक्रीज आता ही आता है। क्लियर? क्योंकि कैपएम को हम मोल से रिलेट करके चलते हैं। क्लियर? इसको बुक्स में कैसे दिया हुआ है वो मैं बता देती हूँ। बुक्स में वो कैसे बोलते हैं, ये डिक्रीज किया, ये इंक्रीज इतना ज्यादा कर जाता है कि कप्पा की वैल्यूज के सामने डोमिनेट नहीं कर पाती, वॉल्यूम डोमिनेटेड कप्पा, एंड दैट्स व्हाई कैपएम इंक्रीज। क्लियर अबाउट दिस? अब इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिख लो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिखो नोट या न्यूमेरिकल? नोट, नोट, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, नोट लिखो। ऑन डाइल्यूशन, इसके नोट्स आई एम नॉट हैविंग। ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी लिख लो आप डायरेक्टली, जिसे आप कप्पा बोलते हो, डिक्रीजेस। व्हाई? नहीं,
या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है या कंडक्टिविटी होता है। लिखो, ऑन डाइल्यूशन kappa decreases and kapm increases because decreases and kapm increases because conductivity is, that is conductivity kappa होती है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। conductivity is the conductance of, because conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of the solution। जो मैंने यहाँ पे बोला ये क्लियर। And on dilution, the number of ions per unit volume decreases. And on Dilution, the number of ions per unit volume decreases. But on the other hand, increase in molar conductivity, that is kapm, that is kapm, bracket में लिखो, is because on dilution, because on dilution conductivity decreases and volume containing 1 mole of electrolyte increases. and कहाँ तक लिखा है? conductivity decreases. And the volume containing 1 mole of an electrolyte increases. Now volume भूल जाती हूँ मैं ऐसे बोलते बोलते। Electrolyte increases and hence the increase in volume is much more than decrease in conductivity. Is much more than, yeah, dominates conductivity. Clear? Volume, increase in volume. ठीक है, अब आता है कि अगर हम ऐसे डाइल्यूशन करते जाएं तो क्या हमारी हमेशा ही कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी या हमेशा ही मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। नाउ वी विल स्टडी व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। सो दैट वी विल स्टडी बाय अ डेविस इक्वेशन, जिसे आप डेविस-हॉर्नसाइगर इक्वेशन भी बोलते हो। So let me first explain the graph and then I'll explain you what is Debye-Honsegger equation. हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं √c और कैपm के बीच में, और अब इसने क्या किया था, इसने बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ा था, यानी कि इसने वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी पढ़ा और इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी पढ़ा। तो इसने कहा ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज होना, राइट? यानी हमें ग्राफ वापस इस तरफ लाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ पढ़ना शुरू किया, हमें ग्राफ ऐसा मिला, यानी जब हम डिफरेंट पॉइंट्स पे उसे पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते वक्त, वो ग्राफ एक मोमेंट पे आके टच कर गया आपके वाई एक्सिस। एंड इस वाई एक्सिस का मतलब क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन आपकी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। मतलब इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने का मतलब ये होता है कि आयंस के बीच में इतना गैप आ चुका है कि उनके बीच के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, उनका कोई असर ही नहीं रहा, खत्म हो गए वो बिल्कुल। तो वो इतनी दूर जाना शुरू हो चुके हैं अपने आप से, तो उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं उस टाइम पे, यानी कि वो का होना ना होना कोई फर्क नहीं लाता है। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस। और उसने बोला जब कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो होती है तो हम यहाँ पे निकालते हैं एक और वैल्यू
जिसे हम कहते हैं कैपिंग नॉट मींस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर मैं कह रही हूँ मेरी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो कर दी तो पता नहीं मैंने कितना पानी मिला दिया होगा उसके अंदर, तो उसे हम कहते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहीं पर जब उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ा, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आदत क्या होती है, जितनी बार पानी डालोगे उतनी बार डिसोसिएट करेगी, यानी नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो जब जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कैपिंग तो बढ़ना चाहिए उस केस में, राइट। तो जब उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ा तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ ऐसा आ रहा है, राइट, बट यहाँ पे ऐसा पैरेलल क्यों हो गया? और आयंस नहीं आएंगे। देखो एक पॉइंट पर और आयंस नहीं आएंगे ये नहीं होता, होता क्या है, आपका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है हर एक चीज का, राइट। आप उसके बाद उसको कितना ही सैचुरेट कर लो उसके असर होना बंद हो जाता है वहां पे। तो हमने देखा कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे वो अल्टीमेटली पैरेलल हो गया वाई एक्सिस के, तो हमें कैप एम नॉट तो मिला ही नहीं बिल्कुल भी कहीं से भी। तो कैप एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स निकालने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था कोलरॉश। तब आया था हमारा कोलरॉश जिसने वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फिर एक प्रॉपर तरीका बताया rather than going through graph, क्योंकि ग्राफ के हिसाब से we can only go for strong। is this graph clear? प्लीज गलती से भी इस ग्राफ को सीधा मत बना के आओ, खुद दिमाग लगाओ। आप धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो तो ग्राफ एक एक पॉइंट पे कम होता हुआ चला जाएगा या सीधा लेगा ऐसे लाइन में चला जाएगा। थिंक अबाउट इट एंड डोंट थिंक ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक ही बार डिसोसिएट करेगा, इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं है। डिसोसिएट वो करता है एक ही बारी में, बट दैट डजंट मीन स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रही है कि वो डिसोसिएट करता है कंप्लीट, बट उन्होंने अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे निकाला था। उनका कहने का मतलब ये है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन 1 पोलैरिटी है तो यहाँ पे 0.5 पोलैरिटी हो सकती है, यहाँ पे 0.25 पोलैरिटी हो सकती है, लाइक दिस आई एम टेलिंग। समझ में आ गया? तो यानी यहाँ पे भी वो कंप्लीटली इस डिसोसिएट हुआ था इस कॉन्सेंट्रेशन पे, जब इस कॉन्सेंट्रेशन पे निकाला तब भी वो डिसोसिएट हुआ था। तो यू कैन नॉट से लाइक दिस कि आपका ग्राफ एकदम स्ट्रेट आए। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन इस ग्राफ से आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन एमसीक्यू। क्लियर? अब जो डेविस हॉर्नसेकर ने इक्वेशन दी वो इक्वेशन ये थी, कैपेम तो जीरो हो, कैपेम की बात नहीं हो रही, हम कैपेम नॉट निकालते हैं। अभी वो लिखवाऊंगी ना इक्वेशन तो तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा। इसने जो इक्वेशन दी वो ये थी, क्लियर? नाउ व्हाट डज दिस इक्वेशन मींस? अगर मैं इस इक्वेशन का मतलब निकालने जाऊं, ये तुम्हें पता है कॉन्सेंट्रेशन है, इसे हमने डेविस का कांस्टेंट बोला था व्हिच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? इसका मतलब अभी मैं बता दूं, दिस इज कैपेम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब हमें नहीं पता हमने कितना इसमें पानी मिला चुके हैं, एंड दिस इज सिंपल मोलर कंटेंट। क्लियर? अब इस केस में जो, अब आपको देखो अगर मैं इसको जीरो कर दूं, राइट, तो कैपिटल नॉट विल बिकम इक्वल टू कैपिटल, हाउ कम दैट इज बिकमिंग जीरो? नहीं देखो, अगर केस में वो है ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो कंडक्टेंस है कोई कैसे? समझो ना, आपने कॉन्सेंट्रेशन को जीरो करना शुरू किया, धीरे धीरे कम करना शुरू, और जैसे जैसे करते चले गए एक पॉइंट ऐसा आया कि दिस ग्राफ टचेस दिस एक्सिस, जिसमें हमें ये पता है कि डेल्टा सी इज जीरो, तो सॉरी रूट सी इज जीरो। इसकी जो भी वैल्यू यहाँ पर थी इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे जो भी वैल्यू दैट इज बिकमिंग इक्वल टू दिस ना, वही वैल्यू अल्टीमेटली हो गई ना इसकी। हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेम की डेफिनेशन क्या होती है, जो मोल्स प्रेजेंट है उसको हम इतना एरिया दे देते हैं, लेंथ उन इलेक्ट्रोड्स के बीच का हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, लेकिन एरिया हम इतना लार्ज कर देते हैं कि उसमें सारा इलेक्ट्रोलाइट आ जाए। तो यहां से समझो इस चीज, आप इस चीज से आप ये तो देख रहे हो कि जीरो है और इनके बीच का फोर्सेस खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे कैपेम निकालते वक्त कुछ स्पेसिफाइड मैंने नहीं बोला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है या 1 मीटर स्क्वायर लेना है, मैं ये तो नहीं बोल रही।
हम बोल रहे हैं large enough so that all the electrolyte can occupy the space. That is got it now. अब आती है चीज, ये क्या होता है? This is different from different electrolytes. इसको कैसे निकालते हैं? और strong electrolytes. Suppose करो मैंने बोला NaCl का A क्या है, तो आप बोलोगे 1:1. क्यों 1:1? जब आप इसे डेसोसिएट करते हो, इट इज डेसोसिएटिंग इनटू नंबर ऑफ आयंस लाइक दिस, तो दोनों का एक एक आयन है ना, इसलिए अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड बोलूं तो क्या बोलोगे? 2:1. आपका 1 आयन इसका है तो इसका, तो आप लिखते 1/2 हो, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव लेते हो, क्या रेशियो लेते हो, तो 1:2 ऐसे लिखते हो. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लो इसको पूरे. जब बात उठी थी कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डेबी-ऑन-सेगर इक्वेशन के हिसाब से कैपएम नॉट नहीं निकाल सकते, तो वी नीडेड अनदर लॉ. सो देयर वाज अ साइंटिस्ट हु नोन एज Colrosh, and he gave a law on the basis of different ionic, you can say, conductivity. Like उसने ionic conductivity के बेसिस पे दिया. अब इसमें एक और चीज का याद रखिएगा, अभी एक और चीज रह गया जे वाला बीच में ना, have to teach you that also. हाँ ठीक है. Colrosh law. अब इसने क्या बोला था? इसने ये बोला, if suppose I am having an electrolyte A, T, right, and CAPM naught of AB is equal to lambda naught of A plus lambda naught of B minus, multiplying, if I suppose say you have an equation 2 here, so you will write multiply by number of atoms or the coefficients present in a given torsion equals. But उस concept जैसे Kind of that, yes. अगर Kind of suppose करो बोला. आपने लिया CH3 COONA. Now when you are dissociating it, you are getting CH3 COO minus plus Na plus. So here the stoichiometry is by default 1. And you are taking MgCl2 and you are dissociating it. I can see it very well. And now you three will be out of my class. Now CAPM naught of MgCl2 will be equal to lambda naught Mg2 plus 2 lambda naught Cl minus. Why 2? Because there the number of atoms are 2 here. Clear? So हमें अब इसमें होता गया, हेस लॉ पढ़ा था ना लास्ट ईयर, याद है? बस ऐसे ही तोड़ जोड़ करना है इसके अंदर. वो था क्या तो bonding enthalpy वगैरह सब कुछ नहीं, वो सारी enthalpy जोड़ के लास्ट में लैटिस की वजह से हम निकालते हैं that set. तो अगर सपोज करो मैंने तुम्हें बोला है कि मुझे, मैंने आपको 2 इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए, मैंने आपको दे दिया कैपएम नॉट ऑफ लाइक HCl, राइट, और मैंने दे दिया कैपएम नॉट ऑफ NaCl एंड व्हाट एल्स, मैं यहाँ पे ले लेते हैं इथेनोइक एसिड, राइट, एंड आई वांट द कैपएम ऑफ HCl and one more is also given to you, that is CH3COON. Now इसका मुझे चाहिए, तो आप इसमें से तोड़-जोड़ कर सकते हो इजीली. That is what is known as Colrosh law. तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो so that then मैं आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, because न्यूमेरिकल इसके आ जाते हैं कई बार. नहीं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हाँ बाद में. Colrosh law of independent migration of ions, इसे हम ये कहते हैं. आगे बोलो. किसको बोलूं? Definition. अच्छा, the limiting molar conductivity of an electrolyte, limiting molar conductivity of an electrolyte, okay, very good, can be expressed as the sum of, can be expressed as the sum of limiting molar conductivity of its cations and anions. Limiting molar conductivity of its cations and anions.
क्लियर? मैं सिंबल भूल गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज फॉर आयंस। मैं पूरा लिख रही हूँ। मोलर इज विदाउट नॉट। क्लियर? अब पहले इसकी एप्लीकेशंस लिख लेते हैं, देन वी विल गो फॉर पुरानी न्यूमेरिकल्स। अपनी लाइन में बोल लिमिटिंग सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सम ऑफ लिमिटिंग ionic molar conductivity of cations and anions. ऑफ कटायन देन अलाइन। Done? हाँ, आगे चले। Now, applications. Who is talking? अभी न्यूमेरिकल कराऊंगी तब ये समझ में आ जाएगा। I was just giving an example. Application. सबसे पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू कैपएम अपॉन कैपएम नॉट। अब इन दोनों में हमें फर्क कैसे याद रखना है, मतलब बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कई बार। बेसिकली यहाँ पे कई बार सी लिखा होता है और यहाँ पे लिखा होता है ओ, तो वो याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एक और तरीका समझ लो याद रखने का, एक और तरीका, हम नॉर्मली कॉलरॉश लॉ पढ़ रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम निकाल लेते हैं डेबिसॉन से करके ग्राफ से इजीली। ये जो बेसिकली पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दिमाग लगाओ, अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमेशा लेस देन 1 होता है, राइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब लेस देन, क्वाइट बोथ ऑफ यू, लेस देन 1 लाने के लिए इन दोनों में से छोटी वैल्यू किसकी होनी चाहिए? छोटी वाली चाहिए ना। जब रखोगे ना न्यूमेरिकल में तो ऐसे याद रख लेना कि स्मॉलर वैल्यू शुड बी इन न्यूमरेटर एंड बिगर वैल्यू शुड बी इन डिनोमिनेटर। क्लियर? में तो लाइन है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग अगर मैं बोलूं, आप मुझे बताओ, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या निकालते थे अल्फा के साथ रिलेट करके? राइट, सी अल्फा स्क्वायर था खाली, इसलिए था क्योंकि हम अल्फा को डिसोसिएशन में लेके चले जाते हैं बहुत कम बार, इसलिए। लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू रखोगे अपनी कैपएम अपॉन कैपएम नॉट का होल स्क्वायर 1 माइनस कैपएम अपॉन कैपएम नॉट। क्लियर? समझ में आ गया? सो यू विल फाइंड योर डिसोसिएशन कांस्टेंट आल्सो बाय दिस वैल्यू, ठीक है। थर्ड इसका एप्लीकेशन, हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ frankly soluble salts, less soluble, frankly मतलब less soluble। क्यों ये वर्ड तो पहली बार तो नहीं सुना हमने, इक्विलिब्रियम में सुना है क्या आपने क्या लिखा है? सॉल्युबिलिटी पढ़ाते वक्त मैंने स्पेसिफिकली yes R है। now in this case कैपएम is equal to, आपने क्या पढ़ा है, कापा into 1000 अपॉन मोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन, राइट, यही पढ़ा है आपने। यहाँ पे ये चेंज होगा कैपएम नॉट और यहाँ आएगा सॉल्युबिलिटी। क्लियर? S is the solubility, कैपएम नॉट इज मोलर कंडक्टिविटी। आज के लिए इतना ही है बच्चों।